गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडिया ब्रेसिस फॉर टैरिफ वॉर विद यूएस। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ट्रंप ने 25% टैरिफ अनाउंस किया है जितने भी फॉरेन स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स आते हैं, इंक्लूडिंग फ्रॉम कंट्रीज जो कि कनाडा और मैक्सिको है, जो कि यूएस के अलाइज हैं। इसने उन्होंने प्लान किया है कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स भी जो है वो बाद में लगाए जाएंगे, बाकी की जो है प्रोडक्ट्स पर भी। इसको देखते हुए इंडिया के जो मेटल स्टॉक्स हैं जैसे टाटा स्टील या जेएसडब्ल्यू स्टील, वो बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हुए। इन्वेस्टर्स को ये खतरा लग रहा है कि एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस जो है रिड्यूस होगी और श्रिंकिंग रेवेन्यूज़ होंगे इंडियन मेटल प्रोड्यूसर्स के लिए। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है 25% टैरिफ जो अनाउंस किए हैं, इससे जो है कंसर्न्स रेज हो रहे हैं इंडियन कंपनीज़ के में, और एक डाउनवर्ड प्रेशर आ रहा है डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस में। ठीक है, तो कंसर्न्स ये हैं कि अब डंपिंग शुरू हो जाएगी स्टील इंपोर्ट्स की, जो ऑलरेडी हमारी कंट्री में तेज़ी से बढ़ रही थी। हायर टैरिफ से क्या होगा कि जो बाकी कंट्रीज़ यूएस में एक्सपोर्ट करती थी, अब जब यूएस में वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगी तो जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में डंप किया जाएगा। उससे जो है स्मॉल इंडियन प्रोड्यूसर्स जो हैं वो सफ़र करेंगे, खासकर जो लो कॉस्ट चाइनीज़ डंपिंग होगी उससे। मूडीज़ रेटिंग्स ने भी वार्न किया है कि इंडियन स्टील मेकर्स जो है वो स्ट्रगल करेंगे टू एक्सपोर्ट बिकॉज ऑफ यूएस डिसीजन। और जो है एक 25% का जो टैरिफ लगाया है, उससे होगा क्या कि ग्लोबली जो है चाइनीज़ जो जो स्टील है उसकी, या फिर बाकी साउथ कोरियन या वियतनामी स्टील की जो है वो इतनी डिमांड जो है वो अदरवाइज़ नहीं है, लेकिन सप्लाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी बाकी कंट्रीज़ में कि इंडिया को वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स बेचना मुश्किल हो जाएगा, वहाँ पर कम्पीट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो तो कम कंट्रीज़ तो डंपिंग करने लग जाएंगी, है ना। तो पहले भी ऐसे हुआ है, पहले भी जब यूएस टैरिफ्स लगाए गए थे तो चाइनीज़ स्टील एक्सपोर्ट जो है वो यूरोप की तरफ शिफ्ट हो गए थे, वहाँ पर फिर इंडिया को कम्पीट करने में दिक्कत हुई थी। ठीक है, और ये न्यू टैरिफ्स जो हैं वंस अगेन डिसरप्ट करेंगे ग्लोबल स्टेनलेस स्टील मार्केट को, जिसकी वजह से इंडियन रुपी दोबारा से सफ़र होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो करेंसी वॉलेटिलिटी भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। यूएस जनरली जो है कनाडा, ब्राज़ील, मेक्सिको, साउथ कोरिया और वियतनाम से ही स्टील को इंपोर्ट करता है, और कनाडा में से ही लगभग 79% जो यूएस का प्राइमरी एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स आते हैं। इंडिया के जो प्राइमरी स्टील एक्सपोर्ट्स हैं यूएस को, वो बहुत ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू बाकी के कंट्रीज़। और एक्सपर्ट्स ने कहा है कि मेजर एक्सपोर्टर्स जो हैं जैसे चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ईयू, ये कुछ काउंटर मेजर्स ला सकते हैं अगर टैरिफ्स जो है वो इफेक्ट होते हैं तो। ईयू ने पहले भी रिटेलिएट किया था अगेंस्ट सिमिलर यूएस टैरिफ्स को 2018। तो इससे जो है मेटल इंडस्ट्री में वॉलेटिलिटी, मार्केट वॉलेटिलिटी आ सकती है ग्लोबली, और उसकी वजह से इंडिया को प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो स्ट्रेटजीज जैसे कि सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन करना, डोमेस्टिक डिमांड ग्रोथ के ऊपर फोकस रखना, गवर्नमेंट इंटरवेंशन करना, ये सब जो है वो इस इम्पैक्ट को मिटिगेट करने में ज़रूरी हो जाएगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, सेंटर वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। ये टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नेंस ऑफ दिल्ली जो है वो एक कंटेंशियस इशू रहा है पिछले कई सालों से, खासकर जब से लीगल बैटल शुरू हुई है आम आदमी पार्टी लेड दिल्ली गवर्नमेंट और बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। तो ये कन्फ्लिक्ट रिवॉल्व होता है दिल्ली के यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के बारे में, जो कि एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, एक बेसिकली यूनियन टेरिटरी ही है वो, विद लेजिस्लेचर। और तो स्ट्रगल रहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास रहेगा, खासकर ब्यूरोक्रेटिक अपॉइंटमेंट्स, लॉ इन्फोर्समेंट और गवर्नेंस पावर्स। तो दिल्ली का गवर्नेंस जो है वो आर्टिकल 239 AA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। मतलब जो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 1991 में, उसके थ्रू जो है वो दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस डिफाइंड है, जिसमें कहा गया है कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जिसके पास पावर होगी लॉज बनाने की स्टेट लिस्ट एंड करंट लिस्ट पर, लेकिन पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड पर जो है वो पावर नहीं होगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर रहेगी। जिसमें एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे जो कि अपॉइंटेड होंगे बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो डिवीजन ऑफ पावर्स है वो कई बार जुरिस्डिक्शन के रिलेटेड कन्फ्लिक्ट्स उसकी वजह से अराइज हुए हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, पॉलिसी डिसीजन से रिलेटेड कन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए हैं। जब आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट 2015 में रिटर्न हुई पावर में,
तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन निकाला और कहा कि जो एलजी हैं उनके पास कंट्रोल रहेगा ब्यूरोक्रेटिक सर्विसेज, लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर पर। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने ये डिसीजन को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। ये बैटल जो है वो एस्केलेट होकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने तो सेंटर के फेवर में रूल किया था, लेकिन 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 2018 में दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में रूल किया। तो एलजी को कहा गया कि आपको एड एंड एडवाइस ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट के ही जो है बिहाफ पर चलना है। और जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है 2023 में उन्होंने 2018 की रूलिंग को रीअफर्म भी किया। लेकिन इन विक्ट्रीज़ के बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट्स कर दी कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि दिल्ली के पावर्स जो है वो लिमिट की जा सके। मई 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट पास की ताकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को ओवर रूल किया जा सके। दिल्ली गवर्नमेंट ने चैलेंज किया इस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो है प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म को वॉलेट करती है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट जो है जो टसल है बिटवीन पावर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ये चलती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक फाइनल रूलिंग नहीं दी है 2023 के अमेंडमेंट पर, जिससे कि ये डिटर्मिन हो सके कि फ्यूचर बैलेंस ऑफ पावर दिल्ली में क्या रहेगा। लेकिन अब बीजेपी जो है वो दिल्ली में पावर में आ गई है, तो लीगल चैलेंजेस धीरे धीरे मोमेंटम लूज़ करने लगेंगे। ओके, तो सेंटर और दिल्ली गवर्नमेंट का जो कन्फ्लिक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पॉलिटिकल इशू है, जो कि गवर्नेंस को शेप कर रहा है पिछले कई सालों से नेशनल कैपिटल में। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पीएम अजय स्कीम। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है उन्होंने एक सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी ऑफ पीएम अजय स्कीम को जो है उसको चेयर किया है। तो पीएम अजय क्या है? प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, जो कि एक 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। एम्ड है ये रिड्यूस करने के लिए पॉवर्टी को अमंग्स एससी कम्युनिटीज़ कई तरह के इनिशिएटिव से, जैसे कि एडिशनल एम्प्लॉयमेंट और सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव करके एससी कम्युनिटीज़ में, एससी डोमिनेटेड विलेजेस में। तो ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि इनकम जो है टारगेट पॉपुलेशन की इंक्रीज़ करना, रिड्यूस करना पॉवर्टी को अमंग द टारगेट पॉपुलेशन। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? शेड्यूल्ड कास्ट पीपल जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो जी रहे हैं वो एलिजिबल है। फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलपमेंट करनी है तो विलेजेस जिसमें 50% या उससे ज़्यादा की पॉपुलेशन है वो एलिजिबल होते हैं फॉर ग्रांट्स अंडर द स्कीम। फिर अगर इसको इम्प्लीमेंट किया गया, इसको इम्प्लीमेंट जो किया जा रहा है 2021-22 से, इसमें डेवलपमेंट ऑफ एससी डोमिनेटेड विलेजेस का भी कंपोनेंट है, जिसमें हम आदर्श ग्राम कंपोनेंट कहते हैं। ग्रांट से नेट भी दी जाती है फॉर डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल प्रोजेक्ट्स को। कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स की जाते हैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली नाटको फार्मा जो है उनको यूएस एफडीए का अप्रूवल मिल गया है बोसेंटन टैबलेट्स बनाने के लिए ओरल सस्पेंशन फॉर्म में। पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन से डील करने वाला ड्रग जिसका नाम है ट्रैक्लीर। तो पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन है जो तब होती है जब आपकी जो लंग्स की टाइनी आर्टरीज़ हैं वो थिक हो जाती है और नैरो हो जाती हैं। तो इसलिए जो ब्लड फ्लो लंग्स में जाना उसमें प्रॉब्लम आने लगती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है लंग्स में, और हार्ट को ओवरवर्क करना पड़ता है पंप करने के लिए ब्लड को इन नैरो आर्टरीज़ में पहुँचाने के लिए। तो एग्जैक्ट कॉज जो है इसका पीएएच का वो अननोन है, लेकिन कहा जाता है तब होती है ये जब इंजरी हो जाती है सेल्स में, या लाइन जो है ब्लड वेसल्स की जो लंग की उसमें इंजरी हो जाती है जब किसी भी फॉर्म में, या फिर कई तरह की बाकी की मेडिकल कंडीशन जैसे कि कंजेनिटल हार्ट डिसीज़, लिवर डिसीज़, एचआईवी या कनेक्टिव टिश्यू डिसीज़, उसमें भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। पीएएच जो है वो इवन पास्ट या फिर प्रेजेंट ड्रग यूज़ से भी जो है वो एसोसिएटेड किया जाता है। तो इसमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं? ब्लू फिंगर्स होना, लिप्स होना, चेस्ट पेन होना, डिजीनेस, फेंटिंग, फैटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना। कोई ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो है वो इसमें ट्रीटमेंट जो है मतलब सिम्टम्स को मैनेज तो किया जा सकता है, लेकिन कोई इसका क्योर नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। जो इलेक्शंस हैं खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के और जो जैंतिया हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के वो होने वाले हैं।
तो ये 6 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि 10 ट्राइबल एरियाज़ जो हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में, इन ट्राइबल एरियाज़ में एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट होगा और ईच ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा। तो इनमें जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है इसमें 30 मेंबर्स होंगे जिनकी 5 ईयर की टर्म होगी। इसमें से 30 में से 4 जो है वो गवर्नर नॉमिनेट करेंगे, बाकी के 26 जो हैं वो इलेक्टेड होंगे 5 साल की टर्म के लिए। और ये जो है लॉज बना सकते हैं अपने आप लैंड पर, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट्स पर, एक्सेप्ट रिजर्व फॉरेस्ट, अपॉइंटमेंट कर सकते हैं ट्रेडिशनल चीफ्स की, हेडमैन की। ये रूल्स बना सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज, डाइवोर्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विलेज कोड से रिलेटेड, एस्टैब्लिश कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं प्राइमरी स्कूल्स, डिस्पेंसरीज, मार्केट्स, फेरीज, फिशरीज, रोड्स। ठीक है। इनके मेन रेवेन्यू सोर्स क्या रहते हैं? टैक्सेस जो ये लगाते हैं प्रोफेशंस पर, ट्रेड्स पर, कॉलिंग एम्प्लॉयमेंट पर, एनिमल व्हीकल, बोट्स, एंट्री ऑफ गुड्स इनटू मार्केट एंड सेल, और मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, डिस्पेंसरीज और रोड्स के ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं R-37 मिसाइल। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रशिया ने ऑफर किया है इंडिया को R-37 मिसाइल, जो वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है। तो ये एक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो रशिया ने डेवलप किया है। डिज़ाइन किया गया है इसको एलिमिनेट करने के लिए एनिमी फाइटर जेट्स को और ड्रोन्स को, जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज है। तो ये लगभग 510 किलोमीटर 510 किलोग्राम्स इसका जो है वो जो है वो ये लोड ले सकता है। और लेंथ इसकी 4 मीटर्स है। एक्चुअली इसका वेट 510 किलोग्राम्स है, लेंथ ओवर 4 मीटर्स है। इसकी रेंज 300 से 400 किलोमीटर्स रहती है और इसकी जो है हाइपरसोनिक स्पीड ये अचीव कर पाता है, इसलिए इसको इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूथेनेशिया। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एग्री की है एक प्ली को हेयर करने में, जिसमें पासिव यूथेनेशिया जो है वो रेबीज़ पेशेंट्स को के लिए अलाउ की जानी चाहिए या नहीं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यूथेनेशिया बेसिकली हम किसी पेशेंट की डेथ को जो है अलाउ करें ताकि वो ज़्यादा सफ़र ना कर पाए। तो यूथेनेशिया जो है उसको 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक्टिव यूथेनेशिया, जिसमें क्या होता है कि आप जानबूझकर कोई ना कोई मेडिकेशन देके उस पर्सन को जो है वो इंट्रावेनस मारने की कोशिश करते हो ताकि उसकी सफरिंग ख़त्म हो जाए। ठीक है। एक होता है पैसिव यूथेनेशिया, जिसमें आप कुछ उसको डायरेक्टली खुद तो नहीं मार रहे हो कुछ मेडिकेशन के थ्रू, लेकिन उसको जो आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट मिला हुआ है जैसे वेंटिलेटर या उसको जो दवाइयाँ जो दी जा रही हैं वो उसको देना बंद कर दो ताकि वो धीरे धीरे अपने आप ही मर जाए। ठीक है। ताकि उसको फ्यूचर में सफरिंग ना हो। तो ये जो कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है 2018 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिकग्नाइज़ किया कि राइट टू डाई भी जो है वो एज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ है। ठीक है। तो पैसिव यूथनेशिया को लीगलाइज कर दिया गया इंडिया में। इंडिया में एक्टिव यूथनेशिया लेकिन इलीगल और वो एक क्राइम है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यशास। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने फ्लैगशिप HJT-36 जेट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट को यशास नाम दे दिया है, जो एक फ्लैगशिप जेट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है HAL का। फुली इक्विप्ड है ये स्टेज 2 पायलट ट्रेनिंग के लिए, अपग्रेडेड है विद स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक्स एंड मॉडर्न कॉकपिट। तो इसमें जो मॉडिफिकेशंस भी होते हैं वो मॉडिफिकेशंस भी किए गए हैं, रिप्लेसमेंट की गई है इंपोर्टेड इक्विपमेंट की विद इंडियन मेड लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स। पावर्ड है बाय अ फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल, इंडियन मेड इंजन। और ये एयरक्राफ्ट में जो कॉकपिट है उसको भी जो है वो ड्रूप्ड नोज की तरह जो है वो बनाया गया है। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज साइक्लोन 2025। ये टॉपिक भी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया और इजिप्ट जो है वो एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 होल्ड कर रहे हैं राजस्थान में, जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट आर्मी। 3rd एडिशन है ये साइक्लोन एक्सरसाइज का। और कोऑर्डिनेशन आपस में इम्प्रूव करना, रियल वर्ल्ड सिनारियोज़ में और टैक्टिकल ड्रिल्स के बारे में बात करना के बारे में जो है ट्रेनिंग करना, ये सब इसके जो है वो ऑब्जेक्टिव्स हैं। ओके। So now let us see all these topics in English. So the first topic is India braces for tariff war with US.
This topic is important for your economy section. So Trump has announced 25% tariff on all foreign steel and aluminium imports, including from allies like Mexico and Canada. He's also planning to introduce reciprocal tariffs later in the week. So, hearing this news, Indian metal stocks have reacted sharply. Investors are now fearing that reduced export competitiveness and shrinking revenues can become a reality for Indian metal producers. So what will happen here is that because US has introduced these tariffs, so the products that used to go to the US, like from Canada, Mexico, China, South Korea, Vietnam, and other countries, including Japan. They used to export their steel to the US, and India was happy doing the business with other countries like in Europe or other parts of the world. What would happen is that exports to the US would start suffering. So that's why those exports would now shift from US to Europe or other parts of the world. Okay, where India was already competing. So now India's export competitiveness would suffer because those countries like China, Canada, Mexico, South Korea, Japan, they will start dumping their product, which was meant for actually for US. They will now start dumping those products to other countries, including Europe, where India is competing. So India will have to compete very hard, and India will have to give too much concessions to its metal industry. Otherwise, it would not be able to compete with the rest of the producers of steel. Okay, so there are concerns over dumping with steel imports already on the rise, and higher tariffs may divert this Asian steel exports to India as well. Even the domestic Indian producers could suffer from the low cost Chinese dumping. So Moody's Ratings has also warned that Indian steelmakers will struggle to export following the US decision to impose this tariff, and this will intensify competition and it will worsen oversupply in global steel markets. So countries like China, Japan, and South Korea, they will be facing significant overcapacity in steel production. So even in the past also we saw that how US tariffs led to trade diversions, and Chinese steel exports started shifting towards Europe, where India was otherwise a participant. Okay, so Indian rupee will weaken further because of it, due to markets uncertainty and potential disruptions in trade. Analysts are also predicting increased currency volatility in the coming weeks. So US imports most of its steel from Canada, Brazil, Mexico, South Korea, and Vietnam, and Canada alone accounts for 80% almost of US primary aluminium imports. India's primary steel exports and aluminium exports to the US are modest, but experts are warning that major exporters like China, South Korea, Japan, and EU might introduce countermeasures also in the tariffs if the tariffs take effect. EU had previously retaliated against similar US tariffs in 2018 by imposing duties on the American goods. And now this could happen with other companies also, or other imports also, like the ones that India is doing to the Europe. Okay, so India's metal industry must prepare for market volatility. Strategies like supply chain diversification, domestic demand growth, and government intervention may help navigate this impact. Okay. So the next topic is center versus Delhi government, the constitutional issue. This topic is important for your polity section. So the governance of Delhi has been a contentious issue for many years, which has become a legal battle between Aam Aadmi Party-led Delhi government of the past and the BJP-led central government. So this conflict revolves around Delhi's unique constitutional status, which places it under the special category as a union territory with the legislature. The struggle over administrative control, particularly over bureaucratic appointments, law enforcement, and governance powers, have led to several Supreme Court interventions and amendments in governance laws. Okay, so the constitutional status of Delhi is that it is defined by the Article 239 AA of the Indian Constitution, introduced through 69th Constitutional Amendment Act. So it consists of a legislative assembly with power to make laws on subjects from the state list and concurrent lists, except police, public order, and land. So it consists of a elected chief minister and a council of minister, a lieutenant governor,
appointed by the President of India. The division of powers has also led to conflicts over jurisdiction, policy decisions, and administrative control. So Aam Aadmi Party returned to power in 2015. So when at that time, Union Home Ministry issued a notification giving LG control over bureaucratic services, land, police, and public order. Delhi government challenged this decision in the High Court also. So the legal battle escalated to the Supreme Court, leading to multiple landmark rulings. So Delhi High Court ruled in favor of the center, but the five-judge constitutional bench ruled in favor of the Delhi government. And even in 2023, second constitutional bench reaffirmed its 2018 ruling. But despite these rulings of the Supreme Court, central government introduced amendments to the constitution to limit Delhi's powers. In May 2023, central government passed an amendment to override the Supreme Court's ruling. Delhi government challenged this amendment to the Supreme Court, upon which the final ruling is yet to be delivered. Okay, but because of BJP set to take power in Delhi in 2025, legal challenges might lose momentum now. Okay, so the center versus Delhi government conflict is basically a constitutional, legal, and political issue that has shaped governance in the national capital. So the next topic is PM Ajay scheme. This topic is important for your governance section and also your social issues. The Union Minister for Social Justice and Empowerment has chaired a meeting of Central Advisory Committee of PM Ajay scheme. So PM Ajay is basically Pradhan Mantri Anusuchit Jati Abhyuday Yojana, which is a 100% centrally sponsored scheme aimed to reduce poverty among SC communities through various initiatives like additional employment and improving socioeconomic indicators in SC dominated villages. The objective is to increase the income of the target population by way of various income generating schemes, also to reduce the poverty among the target population and bring them above the poverty lines. The eligibility criteria includes scheduled caste people living below the poverty lines. Okay, in case of infrastructure development, the villages having 50% or more SC population are eligible for grants under the scheme. So if it is being implemented since 2021-22 period under three components. First is the development of SC dominated villages into Adarsh Gram component, grants in aid for district or state level projects for socio-economic betterment of SCs, construction of hostels in higher educational institutions. Okay, so the next topic is pulmonary arterial hypertension. This topic is important for your science and tech and social issues. So recently, Natco Pharma has received US FDA final approval for Bosentan tablets for oral suspension. It is a generic version of US based drug Tracleer. So what is pulmonary arterial hypertension? It's a specific type of pulmonary hypertension which is caused when the tiny arteries in your lungs become thickened and narrow. This blocks the blood flow through lungs, which raises the blood pressure in the lungs, and it causes the heart to work harder to pump blood through these narrowed arteries. The exact cause of PH is unknown, but it is believed that it occurs when there is an injury to the cells or that line the blood vessels of the lung. Okay, it can also develop in association with other medical conditions like congenital heart disease, liver disease, HIV, connective tissue diseases. PH can even be associated with past or present drug use. Well, there are no treatment options for PH. There is no cure for it. Okay. So the next topic is Autonomous District Council. This topic is important for your polity section. So elections to the Khasi Hills Autonomous District Council and the Jaintia Hills Autonomous District Council are scheduled for February 21. So sixth schedule of the Indian Constitution provides a list of 10 tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Each of these tribal areas constitutes an autonomous district. Each autonomous district has an autonomous district council. So they have up to 30 members with a term of 5 years. 4 of them are nominated by governor. Remaining 26 are elected by the people. So 5 years is the term of these autonomous district councils. They can make laws on land management of forests, except of course reserved forests, and even appointment of traditional chiefs and headmen. They can make rules regarding the inheritance of property, marriage, divorce, constitution of village courts. They can even establish, construct, or manage primary schools, dispensaries, markets, ferries, fisheries, roads, and so on in the district. The main revenue sources for these district councils is the taxes on professions, animals, trades, entry of goods into market, maintenance of schools, dispensaries, or roads. Okay.
So the next topic is R-37 missile. This topic is important for your security section. So Russia has offered R-37 missile to India, which is one of the world's best air-to-air missiles. So it is a long-range air-to-air missile developed by Russia. It is designed to eliminate enemy fighter jets and drones beyond visual range. So uh, it evolved from an earlier missile which was designed to keep high value targets like AWACS, aircrafts, and other support platforms, thereby keeping the launching aircraft out of the range of many enemy fighters. So it has a weight of approximately 510 kilograms and a length of over 4 meters, with a warhead weighing 60 kilograms. So it has a range of 300 to 400 kilometers, and the speeds can reach hypersonic levels up to Mach 6. Okay. So the next topic is euthanasia. This topic is important for your social issues. So Supreme Court has recently agreed to hear a plea in seeking passive euthanasia for rabies patients. So euthanasia is defined as the hastening of death of a patient to prevent further suffering. The practice of euthanasia can be divided into two categories. First is the active one, in which you take active steps to end the life of a patient so that he or she does not suffer further in life. Okay, so the doctors give a dose of medication through intravenous line, which will kill the patient. Okay, in passive euthanasia, you just stop uh, artificial life support to that patient, or you withhold the treatment to that patient, so that the patient who is terminally ill dies peacefully. Okay, so in a landmark ruling in 2018 in Common Cause versus Union of India case, the Supreme Court recognized right to die as part of right to life. So therefore, it legalized passive euthanasia. But remember that in India, active euthanasia is still illegal and a crime. Okay. So the next topic is Yashas. This topic is important for your security section. So HAL has recently renamed its flagship HJT-36 jet training aircraft as Yashas. So it is the flagship jet training aircraft of HAL. It is fully equipped for stage 2 pilot training. It has been upgraded with state-of-the-art avionics and a modern cockpit. Modifications have also been made to reduce its weight and replacement of imported equipment with Indian made line replaceable units. It is powered by a full authority digital engine control also. So this aircraft also boasts of a stepped up rear cockpit with a drooped nose. Okay. So the next topic is Exercise Cyclone 2025. This topic is important for your security section. So India and Egypt will hold Exercise Cyclone 2025 in Rajasthan. It is a joint military exercise between India and Egypt Army. It is the third edition of Cyclone exercise. The last ones occurred in 2023 and 2024 respectively. The goal of this exercise is to improve coordination between the two sides, and the training includes real world scenarios and tactical drills. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.